अस्सलाम वालेकुम, मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान दादी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आपके साथ आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान जैदी। तो चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, शो ऑफ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई। और मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहाँ हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर मेरा वीडियो देखा तो क्या पता आप खुद ही दे दें इसका जवाब। और वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसका नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गयी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रूपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देख उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होता देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया, और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली, और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए, और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यार्न के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरूभाई के हिस्से में ही इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $7,930 करोड़ हो गया है।
नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा, जिससे होता है उसका फायदा। चलिए अब बात करते हैं इनके आज की यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं, परंतु वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों, तो आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं बता दूं, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं, और जब शेयर्स ही लगभग आधे उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती ही है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन दोस्तों, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर है, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं एक के खर्चे तो वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और, अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपैंड करते हुए अब इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की ही तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और इथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब उसकी न्यूज बन जाती है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है। और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम छुप छुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुँचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में जरूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही ऐसे कई नए पुराने चर्चे के बारे में ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी हिट करना याद से। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और चर्चे के साथ। जय हिंद।
जी दोस्तों, आपने देखा मुकेश अंबानी और रतन टाटा के दरमियान कितने सारे एक बिजनेसेस उनके अलग और उनके अलग, उन्होंने कितना काम किया और अरबों खरबों डॉलर जो है जमा किए। और मुकेश अंबानी जो है उन्होंने अपनी मिसेस को कितने सारे जो है जेट तैयारे 3 प्राइवेट जेट और एक पानी का जहाज। हाँ, वो क्या नाम है, ग्लास वाटर का। हाँ, तो ये इतनी सारी चीज़ें। और रतन टाटा के पास भी बहुत सारे पैसे हैं माशाल्लाह से, और उन्होंने जो है ना अपने पैसे को जो है ट्रस्ट में और लोगों की जो है फलाह बहबूद में जो है ना लगाया और काफ़ी सारा जो है काम किया। और यही वजह है कि रतन टाटा जो है हर फील्ड में जो है आगे आगे हैं। और उन्होंने जो है स्टील में, टेक्सटाइल में, हर जगह पर उनका जो है ना बिज़नेस है। और मज़े की बात ये कि हेल्थ में भी काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हेल्थ में काम कर रहे हैं बग़ैर किसी एडवर्टाइज़ के, कि भाई उनको ये नहीं चाहिए कि मेरा नाम आगे बढ़े या लोग मुझे जो है ना अब मेरे इस काम से जो है ना उसको जो है मैं उजागर करूं और अपना नाम बनाऊं। लेकिन ये कि बस अपने खामोशी से जो है ना उनका काम चल रहा है। और मज़े की बात ये कि हर फील्ड में जो है ना आगे आगे, और पैसा होने के बावजूद भी एक सादा तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। एक सिंपल सी गाड़ियाँ और सिंपल सा घर, और उसके अगेंस्ट में मुकेश अंबानी के पास भी इतना सारा पैसा है और वो उस थिंकिंग पर हैं कि भाई पैसा दिया है अल्लाह ताला ने तो उसको यूज़ भी करो और अच्छे तरीके से रहो जिस तरीके से आता है। तो वो अपनी मिसेस को जो है ना गिफ्ट भी कर रहे हैं और जो है अपने बच्चों को भी जो है ना अच्छी तालीम दिला रहे हैं। और उनकी बिल्डिंग देखें आप, स्नोफॉल भी है उनकी बिल्डिंग में, अलग से एक स्नोफॉल रूम बनाया हुआ है। इतनी आलीशान बिल्डिंग 27 मंजिला। और मज़े की बात ये कि इंडिया में है। और आप ये देखो कि मुस्कान के उनके जो वर्कर हैं यानी कि उनके जो मैनेजर हैं वो भी जो है ना करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जो घूम रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई मैं अगर मेरे पास लग्जरी गाड़ी है तो मेरे वर्कर के पास भी वैसी होनी चाहिए, यानी कि अपने स्टैंडर्ड को जो है एक बरकरार रखा। और इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं कि हाँ भाई इनके पास है। जी मुस्कान, आपने देखा कि मुकेश अंबानी साहब ने अभी अपनी बेटी की शादी की थी। उस शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि ज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहे थे। उससे ज़्यादा जो छोटे मोटे खर्चे थे तो वो तो नज़र ही नहीं आए। और इन पूरी दुनिया से जो है इनकी बच्ची की शादी में जो है पूरी दुनिया से लोग आए गेस्ट, और उनको जहाज़ों के टिकट दिए। और मैंने ये बात सुनने में आई है कि एयरपोर्ट पे जहाज़ उतरने की जगह नहीं थी कि हम जो है ना स्पेशली आए हैं मुकेश अंबानी की शादी में। यानी कि इतनी बड़ी शादी और इतना बड़ा ख़र्चा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने दिया है तो उन्होंने उसी हिसाब से दिल जान से कहा कि भाई हमें जो है ना एक शादी है, पहली दफ़ा ही होगी, एक ही दफ़ा होती है शादी, तो उसको जो है ना इस तरह रचाया जाए कि इतना तो पैसा फिल्मों में भी नहीं खर्च होता जितना कि इसमें इस शादी में खर्च हुआ है। तो मज़े की बात है कि जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि इन्होंने 110 करोड़ खर्च किया, तो इनके पास तो अरबों खरबों जो है ना पैसे हैं, डॉलर हैं। और अगर आपके पास 500 करोड़ आ जाते हैं आप क्या करोगे? मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ की बात है। अगर आ जाते हैं बट देखो देना तो रब्बुल आलमीन है ना, जब वो देगा तो छप्पर फाड़ के दे देता है। एक मिसाल सुनी आपने कि भाई मेरे लिए दुआ करो कि बस जो है ना ऐसी दुआ करो कि 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए। यानी कि मुहावरा है कि 56 करोड़ की चौथाई दे दो, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर है तो इतने तो आ जाएं पैसे। हाँ। तो तुम्हारे पास अगर 500 करोड़ आ जाएं क्या करोगी? क्या ऐसी ख्वाहिशात अपनी? घर लूँगी, अच्छा घर लूँगी, गाड़ी लूँगी, और क्या नाम है जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है मेरे बुरे वक्त में उनको सपोर्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अनवर भाई को करूँगी, जी जी, और तारिक नियाज़ी साहब को करूँगी, आपको करूँगी, अपने माँ बाप को कुछ बना के फिर जाऊँगी। लेकिन जब अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं एक ऐसा अच्छा सा ट्रस्ट बनाऊंगा जिसमें लोगों की खिदमत करूं। हाँ। और जो है ना गरीबों की खिदमत करूं। ऐसे लोग, जो मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं जिस मुल्क में मैं रहता हूं और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो बेचारे लोअर कैटेगरी के, यानी कि जिनकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है, वो बेचारे किराए के मकान में रहते हैं। जो किराए के मकान में रहता है एक अजियत वाला काम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे आएँ और मैं बोलूँ कि बस फौरी तौर पे जो है ना इन लोगों को जो है ना किराए से जो है जान छुट जाए, उनको मकान दूं और ये अपने घर में छत हो, पंखा हो लगा हुआ, आसानी से ज़िंदगी गुजारी ले। क्योंकि किराया देना पड़ता है, 18,000 रुपये सैलरी है, 12,000 रुपये किराया, खाएगा क्या? फिर उधार मांगना पड़ता है, बेचारा बहन भाइयों से मांगता है। तो बेहतर ये है कि सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएँ, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चले हुए, मैंने इस मुल्क से किराएदार को मकान दिलवाना है, बस ख़त्म बात।
बाकी किराया नहीं होगा, 2 वक्त का खाना खाना है, वो तो कहीं भी जाएगा बेचारा, किराया मार देता है ना अपना आ जाएगा। एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ के जो मामला थे वो भी फ्री हो, 3 चीज़ें हमारी हो जाएं, आसान ज़िंदगी गुजरे, कोई जाए मामों के घर पे भी रहे। अब आज ये हमारा हाल हो गया है कि ना हम किसी बहन भाई के घर जा सकते हैं, ना किसी मामों के घर जा सकते हैं, तकरीबात में भी जाना होता है तो वो भी कोशिश करते हैं कि ना जाएँ। तो उसकी मेन वजह ये कि हमारे पास वो वसाइल नहीं रहे। इनकम है 20,000 रुपये, खर्चे हैं 30,000 रुपये की। तो ऐसे लोग जो बेचारे किराए के मकान में रहते हैं, उनको चाहिए कि उनको जो है सपोर्ट करनी चाहिए, उनके किराए से जान छूट जाए किसी तरीके से। ऐसी स्कीमें आएँ, और जब भी मेरे पास पैसा आया। और वैसे मुस्कान, एक बात और यहाँ पर कि एक प्रॉब्लम और भी है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप जो है मेहनत करते हैं, मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, अपना कारोबार को जो है रोशन करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो बेचारे बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो लेट जाते हैं। फिर उनके बच्चे जो है ना, बाज़ माँ बाप तो मर ही जाते हैं, फिर उनके बच्चे कहते हैं भाई हमारा हिस्सा दे दो। अच्छा, जो जायदाद सारी ज़िंदगी काम करके, मेहनत करके, खून पसीना करके बनाता है, उसके बच्चे वो बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं होती कि जो बाप जो इतनी मेहनत करता है ना, और बाप मेहनत करके पाई जोड़ के जो है जगह बनाता है। अच्छा, उनको वो चीज़ें नहीं याद होती कि हमारे वालिद साहब ने कितनी मेहनत करी है। उनको ये होता है कि बस हमारे को हिस्सा दे दो। और वो नाकाम शख्स लोग होते हैं कि अपने माँ बाप का हिस्सा लेके मकान बिकवा देते हैं। पता लगा 2 भाई जो है अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और 2 भाई जो बेचारे बिल्कुल ही किराए पे चले गए। तो अपनी जायदादों को संभाल के रखना चाहिए, छोटों की मदद करनी चाहिए। और आप ये देखो, इसी वीडियो में हमने देखा रतन टाटा भाई, उनका जो पूरा जो भी बिज़नेस है ना, उसका 60% वो ट्रस्ट में चला जाता है, वो डोनेट कर देते हैं। अपना पैसा कौन देता है? लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी मुबिल वतनी है कि अपने मुल्क से, कि वो अपने मुल्क में रह के ऐसे ट्रस्ट चला रहे हैं कि बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, इनके अपनी इनकम का 60% जो है ना, वो जो है ट्रस्ट में चला जाता है उनका, और फिर उनका बिज़नेस वैसे का वैसे चल भी रहा है। जी मुस्कान, मैं सब लोगों से जो है ना एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी एक कहानी। उसमें ये था कि एक साहब ने अपने बच्चों के लिए मकान लिया, यानी कि उनके 3 बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे एक साथ रहेंगे, तो एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 3 फ्लोर बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कि ये सोच के कि मेरे बच्चे साथ रहेंगे। कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो बच्चों में नाइत्तेफाकी हो गई। बच्चों में जब नाइत्तेफाकी हुई तो वो बच्चों ने कहा कि भाई हम अलग अलग रहेंगे, हम एक साथ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम बेचेंगे। स्टेट एजेंट को बुलाया कि भाई हमारी ये जगह बिकवा दो। तो स्टेट एजेंट जो है ना एक बुज़ुर्ग को लेके आया कि भाई इनको ये जगह दिखानी हो। जब बुज़ुर्ग ने वो जगह देखी तो उनको वो पसंद आ गई कि नहीं यार, मुझे बिल्कुल यही चीज़ चाहिए और यही बिल्डिंग चाहिए। उनका सौदा होने लग गया। तो उन्होंने पूछा कि आपको हमारी बिल्डिंग में क्या बात अच्छी लगी? वो कहने लगे कि भाई मेरे 3 बेटे हैं, और 3 बेटे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक साथ रहें, तो इसलिए मैंने जो है ना ये बिल्डिंग ली है। तो उनको वही बात याद आ जाती है कि उनके वालिद साहब का भी कहना था कि उनको पता था कि हमारे वालिद साहब ने भी हम ही लोगों के लिए, हम 3 बेटों के लिए बनाई थी ये बिल्डिंग। तो उनके जहन में ये बात आई कि यार हम क्यों नहीं अपने साथ एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जब ये अपने बच्चों के लिए एक साथ रहना चाहते हैं तो ये हमारी तो बिल्डिंग है, हमें क्या तकलीफ है? अगर हम अलग अलग भी जाएंगे तब भी तो हमने रहना ही है। तो उन्होंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया और वो बिल्डिंग नहीं बेची, और उनको अपने वालिद साहब का वो मैसेज याद आ गया कि भाई नहीं, एक साथ रहना चाहिए। तो आप यकीन करें कि एक साथ रहने में कितना फ़ायदा है, कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहते हैं। आपको नहीं पता कि जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसके मुंह से जब वो दुआएं निकलती हैं तो वो ये नहीं पता कि आपके वो केस कहाँ से कहाँ आपकी किस्मत को जो लेके जाएं। तो कोशिश करें कि मकान को ना बेचें। वालिदैन जो मकान बनाते हैं बच्चों के लिए, वो जो अपने माँ बाप मेहनत का जो माँ बाप मकान बनाते हैं वो ना बेचें। आप खुद भी अपने माँ बाप की तरह ही मेहनत करें। जाहिर सी बात है, आप खुद भी माँ बाप बने। हाँ, और इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं। जब माँ बाप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि हम भी इतनी मेहनत करें कि हम अपना मकान खुद ख़रीदें। जो वालिदैन की जायदाद है उनको ना बेचें, और फिर बाद में बचपन याद होती है, क्योंकि माँ बाप की याद होती है, क्योंकि हम बड़े होके हमारी औलादें होंगी। हम भी ये चाहेंगे कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ करें। तो जाहिर सी बात है, जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो हम भी यही सोचेंगे, फिर हमें भी यही दुख होगा अगर हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करेगी। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मैसेज है कि अपनी जगह ही नहीं बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करें। मेरे मैसेज में भी यही होता है कि अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल भी रखें, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, बहन भाइयों का कभी रिश्ता ख़राब नहीं करें। बहन भाइयों से मोहब्बत करें। अगर वो कमज़ोर है तो उसको मजबूत करें। जितनी सख्त हो
सके आप एक साथ रहें, सब मिल के रहें एक इंसानियत के नाते। कोई किसी से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बतों का ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैलाएं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। मेरे साथ मुस्कान मौजूद हैं और इतनी प्यारी वीडियो हमने आपसे शेयर करी। रतन टाटा और मुकेश अंबानी जो इनके पैसे के हवाले से स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके ये क्लोज़ हो रही है बात। मैसेज वही है कि प्यार मोहब्बत पैसा जितना भी आ जाए, लेकिन हमने खानी वही 2 रोटियाँ। और अगर आपके पास पैसा है तो गरीबों को बांटें, गरीबों के साथ दें, उनको भी सुकून पहुँचाएँ जैसे हमें सुकून मिल रहा है। तो बस अब ये तो जाना वापस खाली हाथ है और वहाँ जाके अपने हिसाब किताब भी करने हैं। तो ऐसा काम हम दुनिया में करके चले जाएं। कहते हैं ना कफन की कोई जेब नहीं होती। जेब नहीं होती। तो अभी देखें ना कितने हमारे बड़े बड़े जो है लीडर और बड़े बड़े लोग जो है दुनिया से चले गए, खाली हाथ ही जाता आदमी, लेकिन यादें रह जाती हैं। जो अच्छाइयाँ हैं वो यादें रह जाती हैं और यादें ताहयात रहती हैं। तो दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी दूसरी वीडियो में भी। और मेरे साथ मुस्कान जैदी मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दें। चलते चलते फिर मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और माँ बाप की खिदमत करें, बहन भाइयों से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।